नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टॉर्क क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता है, खंड शिक्षा अधिकारी का जो पेपर वो 16 अगस्त 2020 को संभावित है। इसी के संदर्भ में आप लोगों के लिए BU टेस्ट सीरीज का पहला पार्ट लाए हैं, जिसमें 100 अति संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके पेपर में आ सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्नों की सीरीज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूची एक का सूची दो के साथ मिलान करें तथा कूटों का सही उत्तर चुनना है। तो सूची एक में भारत के उच्च गणमान्य व्यक्ति और सूची दो में प्रति माह वेतन है। तो जो इसका सही आंसर है वह है ए। भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो है 5 लाख। राज्यों के राज्यपाल का जो वेतन है प्रति माह वो है 3.5 लाख। और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है उनका जो वेतन है वो है 2.8 लाख। और जो भारत के उपराष्ट्रपति उनका जो वेतन होता है वो है 4 लाख। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए सूची का एक के साथ मिलान करें तथा कूटों का सही उत्तर चुनना है। सूची एक में ग्रहित लक्षण तथा सूची दो में स्रोत का संविधान, मतलब किस स्रोत से कौन सा संविधान लिया गया है यह बताना है। तो जो इसका आंसर है वह है बी। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वह जापान से ली गई है। संसद के दोनों की संयुक्त बैठक जो है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है कनाडा से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का जो पद है वह अमेरिका से लिया गया है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए अभिकथनों में ए और बी दूसरे कारण बी के रूप में दर्शाया गया। अभिकथन ए है, भारत में एक समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था है। और कारण जो है, समाजवादी शब्द को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। जो इसका जो सही आंसर है वह है बी। और ए दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित कथन किसने कहा था। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक कायम नहीं हो सकता जब तक कि इसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन जो है वह है डी। BR अम्बेडकर ने यह शब्द कहे थे। चलिए पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए कथन में अभिकथन ए और बी दर्शाया गया। ए है, भारत में लोक पदों पर नियुक्तियों के संबंध में कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं है। और दूसरा है, भारत एक गणतंत्र है। तो जो इसका सही आंसर है वह है ए। आर और ए दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, गोवा को राज्य का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया। तो जो इसका सही आंसर है वह है सी 1987। 30 मई 1987 को गोवा का राज्य का दर्जा मिला और यह 25वां राज्य था भारत का। चलिए सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, केंद्र किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। इस संदर्भ में किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। तो जो इसका सही आंसर वह है सी, संबंधित राज्य विधायक की सहमति आवश्यक नहीं है। चलिए आठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची सूची दो में राज्य सूची के तहत निम्न में कौन सा विषय सम्मिलित है। पहला है कारागार, दूसरा है लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, तीसरा है पुलिस, चौथा है कृषि। तो यह सभी सम्मिलित। जो इसका आंसर वह है डी। चलिए अगले नौवें प्रश्न पे। नौवां प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें का भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख है। तो इसका आंसर है बी, मूल कर्तव्य में इसका उल्लेख है। 10वां, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण 6वीं अनुसूची। दूसरा है, राज्य सभा में स्थानों का आवंटन 4थी अनुसूची। तीसरा है, भाषाएं 8वीं अनुसूची। चौथा है, कुछ नियम अधिनियमों एवं विनिमयों का विधि मान्यकरण 2वीं अनुसूची। तो जो इसका सही आंसर है वह है ए। पहला और चौथा जो है वह सुमेलित नहीं है। पहला जो अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन एवं अभियंत्रण यह है 5वीं अनुसूची में। और कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण यह है 9वीं अनुसूची में। चलिए 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो ये इसका ऑप्शन है भाग 18 जो है भारतीय संघीय लक्षण नहीं है। 12वां प्रश्न, सूची एक और सूची दो से मिलान करना है। अनुच्छेद सूची एक में अनुच्छेद और सूची दो में विषय वस्तु। तो इनमें से कौन सा सही है, इसका मिलान करना है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वह है ए। 39 ए जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है, ये सही है। 40वां, ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता का उपबंधन, ये भी सही है। और
अनुच्छेद 43 में कर्मकार मजदूरी, ये भी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना, अनुच्छेद और उसकी विषय वस्तु। तो जो इसका सही आंसर है वह है बी। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर को ऊंचा करने का राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की आवृत्ति है। और अनुच्छेद 43 में सहकारी समितियों का समर्थन है। अनुच्छेद 43 में उद्योगों के प्रबंधन के कर्मकारों का भाग लेना है। चलिए 14वां प्रश्न है। 14वें प्रश्न में अनुच्छेद और उनकी विषय वस्तु। तो अनुच्छेद जो 53 है वह है संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की रीति। और अनुच्छेद जो 56 है राष्ट्रपति की पदावधि। तो जो इसका सही ऑप्शन हुआ है सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, अनुच्छेद और उसकी विषय वस्तु। तो जो इसका सही ऑप्शन हुआ है ऑप्शन डी। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। अनुच्छेद जो 63 है उसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। और अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि है। चलिए 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित अटल पथ एक्सप्रेस परियोजना की लंबाई कितनी है। तो जो इसका सही ऑप्शन हुआ है ए 296। 17वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था का 6ठा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन है सी, वाराणसी में अवस्थित है। चलिए 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है, जुलाई 2019 में उत्तर प्रदेश में किस रोग उन्मूलन उद्देश्य में दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया था। तो इसका ऑप्शन है सी, ए व बी दो, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम एईएस और जापानी इंफ्लुएंजाइटिस जेई दोनों का शुभारंभ किया गया था। 19वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ऊर्जा गंगा परियोजना के उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो इसका ऑप्शन है ए, वाराणसी में गैस पाइपलाइन परियोजना। 20वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित अयोध्या में भगवान राम की प्रस्तावित प्रतिमा संरचना की कुल ऊंचाई कितनी है। इसका ऑप्शन है बी, 221 मीटर है। और इसका जो शिलान्यास है वो प्रधानमंत्री मोदी जी 5 अगस्त को करने वाले हैं। चलिए 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य तथा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलकर दुधवा टाइगर रिजर्व बनाता है। तो इसका ऑप्शन है सी, कतरनियार घाट वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए 22वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस अभ्यारण्य में अति संकटग्रस्त घड़ियाल, रेड क्राउन रूफ कछुआ और तथा संकटग्रस्त गंगा डॉल्फिन सुरक्षित किए गए हैं। तो इसका ऑप्शन है डी, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में यह सब सुरक्षित किए गए हैं। चलिए 23वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर सांक भरी मेला आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है बी, सहारनपुर में। वाराणसी की 2 कलाकार सितारा देवी तथा अलकनंदा देवी किस लिए प्रख्यात हैं। तो इसका ऑप्शन है ए, कथक के लिए प्रख्यात हैं। 25वां प्रश्न है, भारत में पदासीन होने वाला सबसे युवा गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन है बी, लॉर्ड डलहौजी जो थे सबसे युवा गवर्नर जनरल थे। 26वां प्रश्न, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में गारंटी प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह रेलवे के विकास से संबंधित है, ऑप्शन सी। 27वां प्रश्न है, भारत का बौद्धिक चार्टर इंटेलेक्चुअल चार्टर कब जारी किया गया। तो यह ऑप्शन है 1854 में जारी किया गया था। निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन रोहिल्ला युद्ध में संबंधित है। तो इसका ऑप्शन है ए, वारेन हेस्टिंग जो थे वह रोहिल्ला युद्ध से संबंधित थे। 29वां प्रश्न है, प्राचीन तमिल साहित्य ग्रंथ तोलकाप्पियम की किसकी जानकारी प्रदान करता है। तो यह तमिल व्याकरण, तमिल राज्य व्यवस्था, तमिल समाज एवं अर्थव्यवस्था यह सभी की जानकारी प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन है डी। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक थे। गुणमती, धर्मपाल तथा स्थिरमती यह सभी
वे नालंदा विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक थे। तो इसका ऑप्शन है डी। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चोल शासक राजेंद्र प्रथम 1012 से 1044 ईस्वी का अभियान नहीं था? ए महेंद्र पांच श्रीलंका का शासक, बी जयसिंह द्वितीय पश्चिमी चालुक्य शासक, सी बंगाल का महिपाल प्रथम। तो इसका आंसर है डी, यह सभी जो हैं इसके अभियान में शामिल नहीं थे। 32वां प्रश्न है, अगर फिरदौस बर रू जमी अस्त हमी अस्त ओ अमी अस्त ओ अमी अस्त कश्मीर घाटी की सुंदरता के बारे में यह प्रसिद्ध फारसी वाक्यांश अमीर खुसरो द्वारा किस स्थान पर लिखा गया है? तो यह शालीमार बाग श्रीनगर में लिखा गया है। 33वां प्रश्न है, सूफीवाद और संतों पर लिखी पुस्तकें सफीनत उल औलिया और सफीनत उल औलियो किसके द्वारा रचित की गई? तो यह दारा सिको द्वारा रचित की गई थी। ऑप्शन सी। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक समूह की प्रतिनिधि के रूप में आलोचना की थी? तो इसका ऑप्शन है सी, लॉर्ड डरफिन ने इसकी आलोचना की थी। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से किसमें 1853 में भारत की पहली बार कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है ए, बम्बई में सबसे पहले कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी। भारत की प्रथम जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो वह है रिरसा। रिरसा जो है जहाँ पर जूट मिल सबसे पहली बार खोला गया था। 37वां प्रश्न है, सूर्यसेन के जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए, सूर्यसेन चटगांव जिला कांग्रेस समिति के सचिव थे। दूसरा, सूर्यसेन ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। तीसरा, वह कलकत्ता के राष्ट्रीय विद्यालय के शिक्षक है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वह है ए, पहला और तीसरा इसका सही है, दूसरा गलत है। 38वां प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के राजनीतिक चरण के दौरान अपवर्तनवादियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है परिषदों में प्रवेश का बहिष्कार करना। दूसरा है रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखना। तीसरा है बायकॉट या बहिष्कार और असहयोग की नीति जारी करना। तीसरा है CR दास और मोतीलाल नेहरू इसके मुख्य नेता थे। तो जो इसका सही ऑप्शन वह है ए, पहला, दूसरा और तीसरा यह सही है। 39वां प्रश्न, 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम महासचिव कौन थे? इसका आंसर है सी, दीवान चमन लाल जो थे इसके प्रथम महासचिव थे। 40वां प्रश्न है, मुगल काल के दौरान किसकी अगुवाई में फारसी में महाभारत का अनुवाद किया गया? तो ऑप्शन है बी, अबुल फैजी की अगुवाई में महाभारत का अनुवाद किया गया था। 41वां प्रश्न है, सूची 1 से उल्लिखित उपग्रह प्रक्षेपण अभियान का मिलान सूची 2 में करना है। PSLV C-44 एमीसेट गलत है। PSLV C-45 माइक्रोसॉफ्ट R ये भी गलत है। इसमें 28 जो थे 28 राज्यों के सेट भेजे गए थे जो ऊपर गए थे। और PSLV 46 रीसेट 2B यह एकदम सही है। तो जो इसका ऑप्शन है वह है सी, केवल थर्ड जो ऑप्शन सही है। 42वां प्रश्न है, हीमोडायलिसिस क्या है? तो जो इसका सही ऑप्शन है वह है बी, रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाना क्या है? हीमोडायलिसिस। 43वां प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT इंडियन कांग्रेस 2019 के चौथे संस्करण का आयोजन हुआ था। यह कहाँ हुआ था? तो जो इसका ऑप्शन है वह है बी, बेंगलुरु में हुआ था। 44वां प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रौद्योगिक क्षेत्र की 2 नई पहले ICDASH और ATITHI ICDAS और अतिथि लॉन्च की गई थी? तो इसका ऑप्शन है बी, वित्त मंत्रालय द्वारा यह दोनों लॉन्च किए गए थे। 45वां क्वेश्चन है, दानाकिल डिप्रेशन किस देश में अवस्थित है? तो यह इथोपिया में अवस्थित है। 46वां प्रश्न है, डार्क मैटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करें। डार्क मैटर की उपस्थिति दृढ़ पिंडों पर उसके गुरुत्वीय प्रभावों द्वारा इंगित होती है। दूसरा है, हमारी आकाशगंगा का 90% भाग इस दृश्य डार्क मैटर से निर्मित है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है बी, केवल दूसरा जो है सही है। 47वां प्रश्न है,
विषाणु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए, पहला है स्वतंत्र रूप से विषाणु एक निर्जीव पदार्थ है। दूसरा, यह जिस कोशिका में संक्रमित करता है उसमें बहुत तेजी से पुनरुत्पादन करता है। तो इसका ऑप्शन है सी, ए व बी, मतलब पहला और दूसरा दोनों जो है वह सही है। 48वां प्रश्न है, धनुष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। दूसरा है, यह स्वदेशी तकनीक से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका ऑप्शन है वह है बी, केवल दो, यह स्वदेशी तकनीक से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा विकसित किया गया है। 49वां प्रश्न है, बौद्धों का पवित्र तीर्थ स्थल लुंगदुम बौद्ध मठ कहाँ अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन है ए, सिक्किम में अवस्थित है। 50वां प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एक अंतरिक्ष आधारित दूरबीन मिशन NEO निगरानी मिशन के प्रक्षेपण की योजना है। तो यह नासा द्वारा इसकी योजना है। 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2019 आयोजित हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन है वह है उज्बेकिस्तान के साथ हुआ था। हाल ही में समाचारों में रहा SCO JTX 2019 क्या है। तो यह है संयुक्त शहरी भूकंप खोज एवं राहत अभ्यास, ऑप्शन सी। 53वां क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान एवं फार्मास्यूटिक्स उद्योग के संदर्भ में ओलिगोमैड GV971 क्या है। तो यह अल्जाइमर रोग के लिए नई दवा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की अध्यक्षता करता है। तो इसका ऑप्शन है बी, मंत्रिमंडल सचिव इसकी अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष यान सभी 4 गैस दानव ग्रहों यथा बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून की यात्रा कर चुका है। तो ऑप्शन है वायेजर 2 इन सब की यात्रा कर चुका है। 56वां प्रश्न है, रॉस आई शेल्फ हिम चट्टाने भाग हैं। तो यह अंटार्कटिका की भाग है। डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है काहे के लिए, हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। और डाचीग्राम है कहाँ, तो यह जम्मू कश्मीर में। 58वां प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो जो इसका ऑप्शन है डी, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा विश्वती कक्षा जो सूर्य की तुल्यकालिक होती, यह ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सब सही है। 59वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS स्थित है। सी, पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कक्षा का उपयोग पृथ्वी की पार्किंग कक्षा अर्थात EPO के रूप में किया जाता है। ऑप्शन है डी, किसी भी ऑर्बिट कक्षा का प्रयोग EPO के रूप में किया जा सकता है। 61वां प्रश्न है, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट जिसे डार्ट कहते हैं, दोहरा क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशित परीक्षण किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है ए, नासा द्वारा किया गया था। 62वां प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में दिखने वाला स्क्वायर किलोमीटर एरे SKA का सही विवरण है। तो वह विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप। 63वां प्रश्न है, हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप किसकी संयुक्त परियोजना है। तो यह नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष की संयुक्त परियोजना है। 64वां प्रश्न है, भारतीय रक्षा रणनीति के संदर्भ में INS वेला है। यह डी, स्कॉर्पियो श्रेणी पनडुब्बी है। 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो वह अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। 66वां प्रश्न है, भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन पूंजी खाते में आता है। पहला है अल्पावधिक विदेशी ऋण, दूसरा है माल का निवल निर्यात, तीसरा है निवल बाय वाणिज्यिक उपाधियां। तो जो इसका ऑप्शन है वह है ए, पहला और तीसरा जो है भुगतान संतुलन के खाते में पूंजी खाते में आता है। 67वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के संकट को कम करने में सहायता करता है। पहला है आयात का घटना, दूसरा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रतिबंध, तीसरा निर्यात का बढ़ना। तो इसका ऑप्शन है बी, पहला और तीसरा। चलिए अगले प्रश्न पे,
68वां प्रश्न है, फिलिप्स चक्र निम्नलिखित में से किस के मध्य को संबंध प्रदर्शित करता है? तो यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध स्थापित करता है। कौन? फिलिप्स वक्र। 69वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति की माप नहीं है? तो जीडीपी अवस्थिति, थोक मूल्य सूचकांक, सी है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो यह उपयुक्त सभी अर्थव्यवस्था के मुद्रास्फीति की माप हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 70वां प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति के गठन के समय भारत में मौद्रिक नीति के निर्धारण में हेडलाइन मुद्रास्फीति का लक्षित परास क्या है? तो यह 2 से 6% है। 71वां प्रश्न, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह है NK सिंह, जो हैं भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 72वां प्रश्न है, निम्नलिखित सूचकांकों में उनके जारीकर्ता संस्था के सुमेलित कीजिए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, दूसरा है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक उद्योग नीति एवं संवर्धन विभाग, तीसरा थोक मूल्य सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो जो इसका सही ऑप्शन है केवल एक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सूचकांक जारी करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 73वां प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा की जाती है। दूसरा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य जिस पर भारतीय खाद्य नियम खाद्यान्नों का विक्रय करते हैं। तो जो इसका ऑप्शन है वह सी है, ए व बी दोनों, मतलब पहला और दूसरा दोनों है। 74वां प्रश्न है, जुड़वा तुल्य पत्र समस्या ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम जो प्रायः समाचार पत्रों में रहती है, निम्नलिखित में से क्या सबसे सही व्याख्या है? तो जो इसका ऑप्शन है वह है डी। अधिमूल्यित ओवर लीवरेज कंपनियों और अशोध ऋण बैड लोन भारग्रस्त बैंकों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न दोहरी समस्या है। चलिए 75वां क्वेश्चन है, कराधान की नई जीएसटी व्यवस्था के तहत जीएसटी के क्रियान्वयन से राज्यों को यदि राजस्व हानि होती है तो उस हानि की क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार कितने वर्षों तक करेगा? तो इसका सही ऑप्शन है बी, 5 वर्षों तक करेगा। 76वां क्वेश्चन, भारत का महालेखा नियंत्रक जिसे CGA किसे अंतर्गत कार्य करता है? तो वह व्यय विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। 77वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित राज्य या राज्यों में से किन के लिए विशेष प्रावधान है? तो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों के लिए यह विशेष प्रावधान। तो इसका ऑप्शन है सी। 78वां प्रश्न है, भारत का अनुच्छेद 371 सी किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? तो यह 27वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा जोड़ा गया है। 79वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 371 जी में से किस राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान है? तो इसका ऑप्शन है ए, मिजोरम से संबंधित यह विशेष प्रावधान है। 80 क्वेश्चन, केंद्र सरकार की प्रगति के पहल में निम्नलिखित तकनीक घटकों में से कौन प्रयुक्त नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन है ए, RFID तकनीक प्रयुक्त नहीं होती है। 81वां क्वेश्चन है, परिवर्णी शब्द संकल्प का संपूर्ण रूप है? तो इसका आंसर है ए, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस ऑफ लाइवलीहुड प्रमोशन, इसका जो है वो फुल फॉर्म है। चलिए अगले प्रश्न पे। 22वां प्रश्न है, हाल ही में सरल सूचकांक किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर है डी, ऊर्जा एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। 83वां क्वेश्चन है, ग्रीन पीस द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार 2019 में विश्व में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे अधिक उत्सर्जन करता वाला देश कौन था? वह था भारत था। 84वां प्रश्न है, वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के पक्षकारों का 18वां सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है डी, जनेवा में आयोजित किया गया था। 85वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक
भारतीय उपभोक्ता मूल्य सीपीआई नहीं है, तो इसका ऑप्शन है वह है बी, शहरी हस्तचालित कामगार जो है सीपीआई के अंतर्गत नहीं आता है। 86वां क्वेश्चन है, तल्लु हपुआन निम्नलिखित में से किसका विख्यात कपड़ा है? तो यह मिजोरम का विख्यात कपड़ा है। 27वां प्रश्न है, रोटा वायरस, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रोटा वायरस मुख्यतः किस वर्ग के जीवित प्राणियों को प्रभावित करता है? तो यह 2 से कम वर्ष के आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। 28वां क्वेश्चन है, किसकी स्थापना करना पारंपरिक मानव जीवन के साथ जैव विविधता का संरक्षण करने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रणनीति है? तो इसका ऑप्शन है सी, जैव मंडल निश्चय रिजर्व द्वारा यह संपूर्ण महत्वपूर्ण नीति है। 19वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वह है सी। सबसे पहले आपका आएगा करडामम पहाड़ी पहले नंबर पे, फिर दूसरा आएगा सेवराय पहाड़ी, फिर आएगा जवादी पहाड़ी, फिर आएगा नल्लामाल पहाड़ी। तो जो इसका ऑप्शन है वह है 3, 4, 1, 2। चलिए अगले के प्रश्न पे, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित है? पुलकिट झील तेलंगाना, कोलेर झील तमिलनाडु, बेम्बाज झील केरल, लोनार झील आंध्र प्रदेश। तो जो इसका सही ऑप्शन है वह है सी, केवल बेम्बाज झील जो है केरल में है, यह एकदम सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। पुलकिट झील जो है वह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थित है, और जो केलोर झील है वह आंध्र प्रदेश में है। बाकी बेम्बाज झील जो है वह केरल में है, और जो लोनार झील है वह कहाँ है? वह महाराष्ट्र में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 91वां प्रश्न है, जो जलप्रपात निम्नलिखित नदियों में से किस पर अवस्थित है? तो वह है सारावती नदी, ऑप्शन बी पर स्थित है। यह कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है, कर्नाटक में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 92वां प्रश्न, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिम से पहले कर्क रेखा किस देश से सबसे अंत में होकर गुजरती है? तो यह ओमान से होकर सबसे अंत में गुजरती है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पर विचार कीजिए, उनमें से विशिष्ट रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित जनजातियों का चयन करना है। मतलब अंडमान और निकोबार जो जनजाति उनका चयन करना है। तो पहला है टोटो, दूसरा है जारवा, तीसरा है जोंग, चौथा है सेंटिनली। तो जो इसका ऑप्शन है वह है बी, सबसे पहले जारवा, फिर ओंग, फिर सेंटिनली। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल इराक में है? एक है इदलिब, दूसरा है मोसुल, तीसरा है रक्का और चौथा है किरकुक। तो जो इसका ऑप्शन है वह है डी, मतलब मोसुल और किरकुक जो है वह इराक में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किसके मध्य अवस्थित है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है सी, महान हिमालय और पीर पंजाल के मध्य जो है कश्मीर घाटी अवस्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। पहला है, यह एक सांविधिक निकाय है। दूसरा है, इसकी अध्यक्षता पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा की जाती है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वह है ए, केवल एक, या एक जो है संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है, भूमि में निम्नीकरण, तटस्थता, लैंड डिग्रेशन, न्यूट्रलिटी की संकल्पना किसके तहत परिभाषित की जाती है? तो यह मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के कल्पना के तहत परिभाषित की जाती है। तो इसका ऑप्शन जो है वह है सी। अगला प्रश्न है, हिमाचल हिमालय इंगित करता है। तो यह मध्य हिमालय को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो इसका ऑप्शन है सी, पश्चिमी घाट का उत्तरी छेद तुलनात्मक रूप से अधिक ऊंचा नहीं है। बाकी ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में, यह सही है। अजंता श्रृंखला एक राज्य में विस्तृत है, यह भी सही है। और अन्नाईमुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, यह भी सही है। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन, आखिरी प्रश्न है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग क्या है? तो भारत की तट रेखा की कुल लंबाई जो है वह है 7,516 किलोमीटर है। तो जो इसका निकटतम वह ऑप्शन सी, 7500 किलोमीटर।
दोस्तों अगर आपको सीरीज अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें तथा राइट हैंड पे जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।